हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोग्राफी ऑफ डेविड ह्यूम को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, डेविड ह्यूम एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। दोस्तों, डेविड ह्यूम ने अपने दर्शन का जो दर्शन दिया, मतलब अपनी विचारधारा व्यक्त करी, वो राजनीति क्षेत्र में, नीति क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में अलग अलग जगह पे दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उनकी विचारधारा क्या था, वो किस प्रकार के दार्शनिक थे, उन्होंने क्या क्या विचारधारा व्यक्त करी, धर्मशास्त्र के अंदर में किस तरह से एक मतलब बूस्टअप आया उनके आने के बाद, जो विचारधारा बदली और आज भी हम कैसे उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो मेरे लिए, ठीक है, तो आप मुझे विश्वजीत नब से मेरी आईडी है, और आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कुछ इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के दी इन अप की जो ग्रुप है, ठीक है, दी इन अप के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। डेविड ह्यूम के अगर मैं बारे में बात करूं तो डेविड ह्यूम एक स्कॉटलैंड के महान दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक क्या होता है? एक विचारक, ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक विचार व्यक्त कर सके कि भाई ये अच्छा है और ये खराब है। ठीक है, जैसे आज के समय में क्या होता है, आज हम 2020 में हैं, तो हमारे भारत के अंदर में और अलग अलग जगह पे राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, जो किसी भी टॉपिक के ऊपर में, किसी भी पर्टिकुलर कोई मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर में वो क्या करते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम विचारक भी कहते हैं। तो सेम वो स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक थे, जिनकी सोच, विचारधारा, वैज्ञानिक के तौर पर मान के चलो, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी विचारधारा व्यक्त करते थे और लोग उनको फॉलो अप करते थे। ठीक है, डेविड ह्यूम का जन्म 1711 में हुआ और उनकी मृत्यु 1776 में होती है। ठीक है, ये 1723 के अंदर में एडिनबरा विश्वविद्यालय के अंदर में एडमिशन लेते हैं और 1727 तक उसमें रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 4-5 साल वहाँ पे उन्होंने बिताया। ठीक है, पर उस विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन तो लिया, पर उन्होंने शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं करी, जिसके कारण से उनको कोई उपाधि नहीं मिली, कोई डिग्री नहीं मिली। ठीक है, ये पूरा इनका प्रोसेस रहता है। ठीक है, इन्होंने अपना दर्शन, मतलब अपनी विचारधारा कहाँ पे कहाँ कहाँ व्यक्त करी। दार्शनिक वो व्यक्ति हुआ और दर्शन क्या हुआ, जो उसका विचारधारा जो व्यक्त कर रहा है, जो विचार दे रहा है, वो दर्शन कहलाया। ठीक है, यहाँ पे दर्शन मतलब वो नहीं कि आप वैष्णो देवी गए, माता जी के दर्शन करके आए। ठीक है, तो वो वाला दर्शन नहीं। ठीक है, भेंट वाला दर्शन की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे विचार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दर्शन इन्होंने किस किस क्षेत्र में दिया, तो ज्ञान को लेकर, किस तरह से ज्ञान की बढ़ोतरी हो, कौन कौन से ज्ञान है उसके बारे में बताया। सत्ता के बारे में कि किस तरह से राजनीतिक सत्ता क्या है, किस प्रकार से राजा व प्रजा, इन सब के बारे में बताया। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र के विषय में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किया और उनके विचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, और आज के समय में भी उनका प्रभाव ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो भी उनके दर्शन थे, मतलब जो भी उनकी विचारधारा थी, आज के समय भी उनका गहरा प्रभाव उन सभी चीज़ों पे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम बात करें डेविड ह्यूम के सिद्धांत क्या थे। तो दोस्तों, अगर हम उनके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो उनका सिद्धांत एक बहुत प्रचलित था कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। उनका मानना क्या था कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ज्ञान होते हैं? तो साधारण ज्ञान और असाधारण ज्ञान। ठीक है, उन्होंने एक मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग करके लिखा कि इंसान को समझने के लिए हमें क्या जरूरत है। तो भाई 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। किस प्रकार के? साधारण और असाधारण। अब इसके जरिए आप इंसान को समझ सकते हो कि इंसान कैसा है। ठीक है, कौन सा इंसान क्या है, क्या नहीं है, ये समझा जा सकता है। ठीक है, अगर इंसान को समझ लिए तो उसके आसपास के वातावरण को आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा उच्च किस्म का आदमी है, तो वो किस प्रकार की उसके आसपास में लोग रहते होंगे, क्या उसका वातावरण है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये इनका पूरी विचारधारा थी। आगे हम बात करें साधारण ज्ञान क्या होता है। तो साधारण ज्ञान यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि साधारण व्यक्तियों को साधारण ज्ञान, साधारण तरीके से होने वाले ज्ञान, अनुभव, प्रयोगों द्वारा मिलने वाले आम ज्ञान और उनके विकसित रूप विज्ञान को साधारण ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे निम्न कोटि का ज्ञान समझा जाता है। कहने का मतलब, अगर मान लो कोई आम इंसान है और वो आम तरीके से उसको ज्ञान मिला, ठीक है, ऐसे ही चलते फिरते कुछ समझ में आ गया, सीख गया। ठीक है, अगर मान लो कोई गली में घूमने वाला, कबाड़ी बीनने वाला वो आदमी है, ठीक है, और वो कूड़ा करकट बीन रहा है और उसको चलते चलते किसी ने बोला कि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके ऐसा होगा, उसको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो साधारण तरीके से उसे ज्ञान मिला, वो निम्न कोटि का ज्ञान समझा जाता है उसे। ठीक है, निम्न कोटि का ज्ञान समझा जाता है।
पर वही एक दूसरा व्यक्ति होगा, वो क्या जाएगा, एक किसी मठ में जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी साधना पीठ में जाएगा और वहाँ पे बैठकर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करेगा। ठीक है, पढ़ेगा, समझेगा, शोध करेगा कि भाई ऐसा है या नहीं है, रियलिटी चेक करेगा, तब उसको असाधारण ज्ञान में वो आ जाता है। ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे साधारण ज्ञान क्या हुआ, साधारण व्यक्तियों को साधारण तरीके से होने वाले ज्ञान, अनुभव और प्रयोगों द्वारा मिलने वाले आम ज्ञान को उसके विकसित रूप विज्ञान को साधारण ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। इसे निम्न कोटि का ज्ञान समझा जाता है, मतलब निम्न स्तर का ज्ञान समझा जाता है। ठीक है, असाधारण ज्ञान की बात करें, जो इनका दूसरा वो था कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, तो पहला साधारण हो गया, दूसरा असाधारण। असाधारण ज्ञान की बात करें तो साधारण ज्ञान के एकदम विपरीत है। यहाँ पे बुद्धि से मिलने वाले ज्ञान को श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, जो बुद्धि के जरिए, मतलब आपके नॉलेज के जरिए ज्ञान, मतलब जो आपकी शिक्षा नॉलेज के जरिए मिला उसको, ठीक है, उसको हम श्रेष्ठ ज्ञान समझते हैं, मतलब एकदम श्रेष्ठ, बहुत उच्चतम ज्ञान का समझा जाता है। असाधारण ज्ञान माना जाता है उसे, कि कोई भी नॉर्मल ज्ञान नहीं है कि आपके कहीं से भी प्राप्त हो गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की, अपनी बुद्धि उसका प्रयोग किया और आज उसको पूरे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो असाधारण ज्ञान था, सब उसकी तरह उनकी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों का विश्वास था कि बुद्धि एक प्रकार की देवी शक्ति है, जो हमारे दिमाग है, बुद्धि है, जिसका आज हम उपयोग करते हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी पूरा वातावरण चल रहा है, ये क्या है, बुद्धि एक दैविक शक्ति है, ऐसा मानना था। ठीक है, इससे मिला ज्ञान विश्व के अंतिम व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो विश्व की व्याख्या डेफिनेशन है उसको प्रस्तुत करता है, और ऐसी व्याख्या को असंदिग्ध कभी गलत नहीं सिद्ध हो सकता है। मतलब जो ज्ञान के थ्रू बोला गया चीज़ें, कुछ भी उसकी किसी की डेफिनेशन दे रहा है तो उसको गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ऐसा मानना था। ठीक है, कंफर्म नहीं है पर ऐसा माना जाता था, उनका ऐसा मानना था कि अगर मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसने ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ज्ञान के जरिए उसने कुछ भी बोला, तो उसका सिद्धांत क्या है, सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। गौतम बुद्ध के हम पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके हम विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। ठीक है, कई जगह पे गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सबको एक तरह से मतलब बुद्धि के द्वारा ही तो सारा कुछ हुआ। ठीक है, तो वो उनके द्वारा लिखी गई बातें, ठीक है, गांधी जी ने ऐसा कहा, विवेकानंद ने ऐसा कहा, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा, तो हम उसको क्या करते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी सोच ये थी, आइडियोलॉजी ये थी उनके, हम ऐसा मान के चलते हैं और हम सोचते हैं यही सही है। ठीक है, उस समय के हिसाब से यही सही है। ठीक है, समझ में आता है। तो ये था इनका, ये भी एक विचारधारा थी डेविड ह्यूम की, कि जो मतलब अगर बुद्धि व्यक्ति है तो वो, मतलब अगर किसी के अंदर बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो ठीक है, अगर वो बुद्धि का उपयोग नहीं करता तो जंगली पौधे के समान है। ठीक है, अगर आप इंसान हो, इंसान होते हुए भी आपके पास दिमाग है और दिमाग का यूज नहीं कर रहे, तो आप क्या हो, एक जंगली पौधे के समान हो, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनका असाधारण ज्ञान हुआ, जिसको हम सच मानकर चलते हैं। ठीक है, गलत सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब डेविड ह्यूम के अनुसार क्या है, इनका मतलब द्वैत में विश्वास था। ठीक है, निराधार नहीं बल्कि हानिकारक भी है, क्योंकि यह अहंकार का हट उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे देवताओं में विश्वास करते थे, इनका मानना था यह अहंकार है, हट को उत्पन्न करता है। मतलब जो अगर आपको ज्ञान की ज़्यादा प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके अंदर में अहंकार आता है, हट आ जाता है, तो सारा वेस्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञान जितना ज़्यादा आपके पास ज्ञान आएगा, आपको उतनी ज़्यादा लचीलापन आना चाहिए आपके अंदर में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके चले हम, तो पेड़ होता है, फल उस पर जितने ज़्यादा लदते हैं, जितना ज़्यादा फल आता है, वो पेड़ नीचे की ओर झुकता है। ठीक है, जितना कम फल रहता है वो उतना ऊपर रहता है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान है वो उतना नीचे झुकेगा। ठीक है, आप उतना लचीलापन आएगा उसके अंदर में। तो यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त डेविड ह्यूम के अनुसार यह जानने के लिए किस प्रकार का ज्ञान मनुष्य के लिए संभव है, ज्ञानोपार्जन की शक्ति, ज्ञान की सीमा तथा अबोध की योग्यता आदि की परीक्षा अपेक्षित है। ठीक है, अब मतलब ये लोगों को जानना है भाई कि मेरे लिए किस प्रकार का ज्ञान सही रहेगा, संभव है, मैं कर पाऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने ज्ञानोपार्जन की शक्ति, ज्ञान की सीमा, अबोध की योग्यता आदि की परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सब चीज़ें भी हम करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्ञान सही रहेगा और किस प्रकार आपके लिए संभव है। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो बोध शक्ति का प्रयोग गणित, भौतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विषयों में होता है। इसके लिए बोध शक्ति परीक्षा के लिए आधारित है। ठीक है, अपनी दार्शनिक प्रणाली को डेविड ह्यूम प्रायोगिक कहते हैं।
जिसका अर्थ यह है कि उसके निष्कर्ष की सत्यता की परीक्षा कोई भी अपने अनुभव द्वारा कर सकता है। ठीक है, कि वो उसके निष्कर्ष सही थे या नहीं थे, वो अपने अनुभव द्वारा बता सकता है। जो भी डेविड ह्यूम ने बोला है, बताया है, ठीक है, जो भी उन्होंने प्रायोगिक मतलब चीज़ें रखी हैं हमारे सामने, उसको हम अपने अनुभव के द्वारा हम बता सकते हैं, हाँ भाई ये सही है और ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये बायोग्राफी थी पूरी डेविड ह्यूम की। आपको कैसी लगी डेविड ह्यूम की बायोग्राफी, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ मतलब आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट इनका अच्छा लगा, वो भी बताएं। साथ साथ दोस्तों, आप हमारे दी इन का जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि यार आपने सब्सक्राइब किया तो और हम वीडियो बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करते हो तो आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी लगता है आपको वीडियो ज़रूरी है और आपको दोस्तों को भी देखना चाहिए तो ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको इन जो भी मैंने वीडियो डाली है या जो भी दी इन पे वीडियो डली हुई है, किसी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे @दी इन करके आप फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे चले जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी अपडेट आते हैं, किसी तरह का नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।